मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमको जो पढ़ना है वो आप समझ लीजिए। हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड सर्कुलर लूप। आपको ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग न दिखे, आपको लिख सकता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। डायरेक्ट इस बात को भी लिख देगा, तब भी हम इसी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। और आपसे पूछेगा कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग भी पूछ देगा तो यही बात दिखाएगा, लूप नहीं लिखेगा। आपसे पूछ देगा टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सर्कुलर लूप, तब भी यही बात लिखिए। ठीक है, तो इसको तरह तरह से पूछा जा सकता है। अब सर्कुलर रिंग हो या सर्कुलर लूप हो, वह किस चीज से बना है? तो लीनियर वायर से बना हुआ है। किसी भी लीनियर पीस को आप जब उसको मूव करवाइएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वह क्या बन जाएगा? एक सर्कुलर लूप बन जाएगा। तो एक एल लेंथ के वायर था, उस एल लेंथ के वायर को मैंने क्या किया? सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दिया, जिससे बन गया सर्कुलर लूप। अब उस सर्कुलर लूप में से हमने डीएल मतलब एल लेंथ के वायर में से डीएल लेंथ के वायर को काट लिया, ताकि अगर हम इस पार्ट में देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो पूरे सर्कुलर लूप में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल, तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और मेरा रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो खैर, सबसे पहले हम लोग इस सर्कुलर लूप में देखते हैं कि होता क्या क्या है। तो ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस है, ये भी आपको पता है कि आपका वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले सर्कुलर लूप में आप दो चीज पर देखेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर नीचे इधर करेंगे तो एक्स एक्सिस, इधर भी करेंगे तो एक्स एक्सिस, ऊपर करेंगे वाई एक्सिस, नीचे भी करेंगे वाई एक्सिस। आप किधर भी कंपोनेंट तोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मैंने इधर के कंपोनेंट तोड़ दिया, तो यहाँ से जो एल लेंथ डीएल लेंथ को लिए हैं, तो अगर यहाँ पर कोई चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा बाहर की ओर या फिर ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा। तो हमको निकालना सर्कुलर लूप में, इसलिए उसके वैल्यू को लेंगे सर्कुलर लूप में। तो इस तरीके से जाते जाते यहाँ पर मिट गया। वाई एक्सिस जो है तो ये पर है, तो ये वाई एक्सिस पर जाके यहाँ पर क्या हुआ? मीट हुआ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो लाइंस ऑफ फोर्स है और परपेंडिकुलर है, वो जहां पर मिलेगा उसके बाद ही तय होगा उसका रिजल्टेंट। तो फिर से जहां पे मिला है उसके बाद हमने इधर एक्स एक्सिस के कंपोनेंट तोड़ा, ऊपर में वाई एक्सिस के बीचों बीच किया, वो आपका रिजल्टेंट हो गया। तो जरा गौर कीजिए, हमको डीई का जो मान है वो क्या होगा उसी के बारे में चर्चा करना है। तो ये पूरे पीस ऑफ सर्कुलर पार्ट है। इसके स्मॉल लेंथ ऑफ वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वह क्या होगा? स्मॉल पीस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो डीएल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? डीई होगा। और एल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वहां पर डीई की जगह पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगर एल लेंथ के वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा तो केवल ई होगा, और डीएल लेंथ के वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा तो डीएल होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे डीएल रख दिया। और ये थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का कंपोनेंट साइन में टूटता है, बेस का कंपोनेंट कॉस में टूटता है। इसीलिए मैं इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाया कि डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा कैसे हुआ। इसी बात को हमने लिख दिया है कि लेट बी द स्मॉल पीस ऑफ सर्कुलर लूप डीएल एंड इट्स लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो लेम्डा इक्वल टू क्यू तो रहेगा ही, और डीएल एल की जगह पर जो देख रहे हैं वह क्या है? डीएल है, स्मॉल पीस है, इसलिए डी एल रख दिए। इन सर्कुलर लूप कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस डी साइन थीटा एंड वाई एक्सिस डी कॉस थीटा। और उसी को नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ई
इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर ले ताकि हमको रिजल्ट मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर आर कौन है, इस लेंथ के आर कौन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप मान रख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर का होल स्क्वायर। अब आपको दिखने लगा होगा कि E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, आपने कंपोनेंट तोड़ा है DE साइन थीटा और DE कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस जो होगा वो क्या हो रहा है, DE कॉस थीटा हो रहा है, DE कॉस थीटा। अब आपसे सर्कुलर लूप का जो कंपोनेंट छूट जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, y एक्सिस में। y एक्सिस के लिए जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, DE कॉस थीटा हो गया। तो DE cos थीटा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सर्कुलर लूप E इजिकल टू, इसमें बात कर रहे हैं सर्कुलर लूप, कहीं कहीं इसी से भी नोट करते हैं। E इजिकल टू क्या फॉर्मूला आता है, DE cos थीटा, समझ में आया। तो यहां से DE cos थीटा, तो DE तो रहेगा है और cos थीटा का मान दो, cos थीटा का मान cos थीटा का मान d बाई एच, है ना, d बाई एच। तो b कितना है, l बाई अंडर रूट आर स्क्वायर हो गया, समझ गए। अब हम लोग ये लिख लिए, तो अब हम लोगों को क्या करना है वो देख लीजिए। जरा सोचिए कि अगर हम इंटीग्रेट कर दे इसको, तो EC इक्वल टू, ये जो DE देख रहे हो वह किसमें, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाया है, एक सर्कुलर लूप के स्मॉल पीस ऑफ DL लेंथ का, ये आपका DE का है। तो पूरा पे निकालेंगे तो क्या लिखे, DE को E बनाना होगा। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ DE और cos थीटा लिखेंगे L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके L तक, 0 से लेके 1 तक, सॉरी 0 से लेके 1 तक या 0 से लेके L तक भी कर सकते हैं, कि जहाँ जहाँ L होगा तहाँ L रख दीजिए, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये तो आपको दिख रहा है कि ऐसे छोड़िए ना, DE का है ना इंटीग्रेशन कितना होगा, E DE का इंटीग्रेशन E हो जाएगा। तो EC इज इक्वल टू E इंटू L बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E का मान आपने निकाला है, ये वाला निकाले हैं। E के वैल्यू हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू बाई अंडर रूट। अब बताइए क्या लिखे, यानी कि क्यू बाई 4πε0 इंटू इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3 बाई 2। इसी निकल गया। इसी समझ रहे हैं ना कहाँ की बात कर रहे हैं? यस क्या? सर्कुलर, सी फॉर सर्कुलर। अब आप जरा देखिए, तो ई सी इज इक्वल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो क्यू की जगह पर हम वैल्यू निकाले थे और आप लोग से देखे निकाल थे ना यस सर कि क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल होता है। तो लेमडा इंटू डीएल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3 बाई 2। समझ गए? और ये सेंटर पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया कहाँ? सर्कुलर लूप। समझ गए? ये फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ स्पेशल केस में क्या लिखिएगा कि आर मच मच ग्रेटर देन एल, एल मच मच ग्रेटर देन आर, और इस पे सॉल्व करिएगा, आपका आंसर पता चल जाएगा। तो इसके आगे बता देते हैं, देखिए बेटा ना इधर वाला बता देते हैं, लिख दीजिए सम स्पेशल केस के बारे में। सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस फर्स्ट, इफ एल मच मच ग्रेटर देन, तो यहाँ से आप एल के मान को बड़ा कीजिएगा तो आर क्या आ जाएगा? छोटा खत्म हो जाएगा। ई सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के पावर 3। क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा, आर क्यूब बचेगा, आर प्लस एल, ये से ये खत्म हो गया, आर क्यों ना बचेगा जी? हैं? एल में कौन ग्रेटर देन ये है? ओहो, एल है, एल ग्रेटर देन है तो यहाँ पर एल क्यूब क्यूब कर दीजिएगा, आर ग्रेटर देन लगा तो आर क्यूब कर दीजिएगा। एक डीएल है तो इसको काट सकते हैं या छोड़ दीजिए, यस है ना? आर एल क्यूब है ना, होगा हैं? यस सर। अब सेकंड देखिए, आर मच मच ग्रेटर देन एल ठीक। तो ये दोनों आपका केसेस निकल गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, हमको पूछना है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक एक बात को समझ लीजिए। पहले क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए दो चार्ज चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। दोनों का चिन्ह अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो इस पे जो वर्क होगा वह किसके लिए होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब आगे एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दोनों चार्ज पर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया गया? प्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि दो चार्ज इस सिचुएशन में रखा हुआ है, दो चार्ज अगर इस सिचुएशन में रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज, इस तरीके से रख दिया गया है और इस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर से क्या किया गया? प्रवाह किया गया है, इफेक्ट डाला गया। किस पर? एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से इस पर पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होगा। तो इस दोनों चार्ज पर, पहले चार्ज ऐसे था, जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट डाला गया, अटैक करवाया गया, तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा।
ये पॉजिटिव चार्ज था, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में चला गया। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चला गया। अब निगेटिव में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसके वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो अब सीधा सीधी बात है कि अगर दो चार्ज को हम सीधा रखे हुए हैं ऐसे और एक को धक्का ऊपर से मारा जाता है और इसको खींचा जाता है तो उसका सिचुएशन तो हो जाएगा ऐसा। यस सर। अगर मैं पहले से ऐसे हूँ और ऊपर से इस पर कोई धक्का मार रहा है और ये उधर जाना भी चाह रहा है और ये जो है सो उधर नहीं जा रहा है, इधर जाना चाह रहा है, तो वो पहले ऐसे चार्ज था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिला तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, ऐसे हो गया और ये जाना चाह रहा था ऐसे, इसीलिए पहले जो ऐसे था वह हो गया अब ऐसे। मतलब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो चार्ज में जो परिवर्तन होगा वह पहले जो इस स्थिति में था वो इस स्थिति में है। तो पहले इस स्थिति में था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ा तो ये इधर के डायरेक्शन में चल गया और ये निगेटिव चार्ज था इसलिए इधर के डायरेक्शन में आ गया। हमने बोला कि ओरिजिन से जितना डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज के बीच होता है उतना ही निगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से कर दिए, डिस्टेंस को L मान लिया, डिस्टेंस को L मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस आपका 12 हो गया। चलिए ये भी बात क्लियर हो गया। अब कहने का मतलब है कि जो ये तिरछा घूम गया, इस तिरछा घूमने का नाम क्या होगा? पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल था, जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट डाला गया, अटैक करवाया गया, तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि जो दो चार्ज था उसके डायरेक्शन में और उसकी जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन हो गया। आप देख सकते हैं परिवर्तन क्या होगा। इस परिवर्तन का नाम क्या होना चाहिए? इस परिवर्तन का नाम हुआ टॉर्क। इस परिवर्तन का नाम हुआ टॉर्क। तो हम लोगों ने इसी चीज को लिख दिया कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दो चार्ज को, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को सेम मैग्नीट्यूड के साथ डाला जाएगा तो उसमें जो इफेक्ट होगा, उसमें जो परिवर्तन होगा, उसी परिवर्तन को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। अब ये परिवर्तन तो हम लोगों ने देख लिया। अब इस परिवर्तन को देखने के बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है। सब जगह पर एंगल थीटा ही बनेगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो कहीं भी बनाइएगा तो सब जगह एंगल थीटा ही बनेगा। तो यहाँ से अगर इसके जगह हम थीटा एंगल बनाएंगे तो इसको और नीचे बढ़ाएंगे, इसके जगह अगर एंगल थीटा बनाएंगे तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। और सिचुएशन हमको एक ही मिल रहा है हर जगह पर कि थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। इसमें भी देखेंगे तो थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। यानी कि ये टोटल को लेना है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको लेना है। तो कुल मिला के कितना आपको दिखाई दे रहा है? तो हमको कुछ सिचुएशन ऐसा दिखाई दिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये आपका कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। यहाँ देख लीजिए डायग्राम में, इसको हम लोगों ने क्या किया? एक्स एक्सिस ले लिया। इसको हम लोगों ने क्या किया? वाई एक्सिस ले लिया। और ये जो इफेक्ट हुआ ये आपका यही तो हो रहा है रिजल्ट, जिसको हम लोगों ने क्या कहेंगे? जेड एक्सिस कह सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, है ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात हो गई। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात जब हमने कह दिया तो मुझे एक चीज याद आने लगा। क्या याद आने लगा? मैं आपको बताने वाला हूं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक्स एक्सिस,
बाई एक्सिस, और जो जेड एक्सिस हम ऐसे लिए हैं वो थोड़ा सा समझे हुए पहले सब तो बढ़िया बात है, नहीं समझे हुए तो इसको उठा के हम इनने में खींच लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक, यही सिचुएशन हो गया कुल मिला के। अब आप देखिए ये एक्स एक्सिस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, गौर कीजिए, देखिए एक्स एक्सिस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कन्फर्म है। बाई एक्सिस के बारे में पता हमको नहीं है कि कहां तक जाएगा, लेकिन तिरछा घूमा है जेड एक्सिस उसके बारे में हमको पता है। और ये क्या है सर, यहां से यहां तक क्या है, इसके बारे में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर 1 तो ये बन गया वेक्टर 1 स्पष्ट हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गया वेक्टर पी यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस स्थिति में आपको एक चीज याद आ रहा होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन होता था तो ये आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एन कैप जो बढ़ रहा है वो कहां तक जाएगा, जे कैप, और ये आपका के कैप। मतलब ये तो आपको दिया हुआ ही है वेक्टर पी, ये दिया हुआ है वेक्टर ई, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लिए हम वेक्टर जे। तो अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा सिचुएशन लागू हो रहा है, तो सर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को, इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो ये इफेक्ट हुआ है वह इफेक्ट निकल जाएगा। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई एंड बोलिए एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर पी इज कॉल्ड, क्या पढ़े हो, टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क, एंड इट्स denoted by this, that is torque is equal to vector P cross vector E, hence torque is equal to P का मैग्नीट्यूड E का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और n कैप है तो n कैप की जगह पे क्या है, जे कैप, यही ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, टॉर्क इज इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड तो P होगा, E का मैग्नीट्यूड E होगा, साइन थीटा होगा, और यहाँ पर जे कैप होगा। बोथ साइड टेकिंग मैग्नीट्यूड, एन कैप भी लिखिएगा, मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो वही चीज देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, पी ई साइन थीटा हो गया। तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला। तो एक तो हमने शॉर्टकट में ये बात बताई, और ये पूरा डिटेल करके आपको हमने बता दिया। अब यहाँ पे P इक्वल टू क्या है, 12Q है। इसको दूसरे रूप में आप क्या लिख सकते हो कि, इसको दूसरे रूप में आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए, P के जगह पे 2LQ, समझे, E साइन, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस फॉर्मूला को भी बिठा के आप टॉर्क को निकाल सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बनते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको अभी तुरंत हम बताते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब यहाँ से एक बात आपके मन में आने लगा होगा कि सर इसका यूनिट क्या होगा, है ना, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा।
इसमें कुछ स्पेशल केस लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि सम स्पेशल केस, फर्स्ट में सम स्पेशल केस में देखते हैं कि इफ टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। फर्स्ट केस क्या हो सकता है, पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू साइन 90 डिग्री। टॉर्क इज इक्वल टू कितना, पी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या निकल गया, पी। ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा केस हम देखते हैं कि पुट थीटा इज इक्वल टू 0, अगर 0 डिग्री पर देखेंगे तो वहाँ का टॉर्क कितना बनेगा, तो आपको यहाँ से समझ में भी आने लगेगा। टॉर्क इज इक्वल टू पीई इंटू साइन 0 डिग्री, यानी टॉर्क का मान क्या होगा, 0। यानी कि 0 डिग्री पर टॉर्क जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर 0 डिग्री पर लीजिएगा, थीटा इतना है, सो घसकाते 0 डिग्री पर लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी सब के सब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है इन टर्म ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। समझे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग निकालेंगे टॉर्क केस में, यूनिफॉर्म में, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी ऐसे भी आप देखिए, यहाँ पर थीटा एंगल पर ये इतना इफेक्टेड है, अब इसको इस थीटा को घटाते घटाते क्या लेगा, 0 ले आएगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, यानी टॉर्क वहाँ पर बनेगा ही नहीं, इसलिए उसका मान क्या होता है, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 180 डिग्री के एंगल बनेगा तभी इसी पर जाएगा, है ना। तीसरा केस भी देख सकते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। यानी कि केवल 90 डिग्री पर आपको टॉर्क दिखाई देगा, 60 डिग्री पर दिखाई देगा, 45 डिग्री पर दिखाई देगा, लेकिन 90 डिग्री 180 डिग्री पर टॉर्क आपको उसी लाइन पर हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसलिए वहाँ टॉर्क बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पर रह गई बात यूनिट की, तो हमने क्या देखा कि टॉर्क का जो स्टैंडर्ड रूप है वह क्या निकला, P इंटू ई, ठीक ना। तो इसका यूनिट क्या होगा वो देखेंगे, यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम का हमने बताया है कूलम मीटर, है ना। यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने बताया है न्यूटन पर कूलम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं बताया है। यस सर। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, अब चार्ज का हो गया कूलम, तो कूलम से कूलम कट गया। टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन मीटर, यानी टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा, तो न्यूटन का mL/T-2, और मीटर का हो गया L, तो कुल मिला के क्या हो गया mL² T-2। सर ये तो बड़ा चीज भयानक निकाल दिया, यहाँ से तो बड़ा गड़बड़ चीज हमको दिखाई देने लगा। सर ये क्या निकाल दिया, बहुत क्या निकाले वो देखिए, दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। यानी कि न्यूटन मीटर जो है वह एक प्रकार का वर्क है, आपको दिखाई तो दे रहा है कि यहाँ ये वर्क किया है थीटा एंगल पर मूव करके, समझे। इसीलिए यह वर्क के रूप धारण कर सकता है, एनर्जी का रूप धारण कर सकता है। तो आपके दिमाग में एक बात और आने लगा होगा कि सर आखिर ये वर्क का किया तो किया कितना, हाउ मच वर्क, है ना, बाय टॉर्क, यानी इसका वर्क भी निकाल के दिखाइए। तो वही टॉपिक अभी यहाँ शुरू करेंगे हम लोग, वर्क डन कर, जितना ये वर्क कंप्लीट किया, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को समझाते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पीई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये टॉपिक रहता है तो अभी आपको हम जस्ट पढ़ाए थे, फिर से वही डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय डी थीटा। क्यों,
क्योंकि टॉर्क में डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाता है वर्क डन। इसीलिए तो हमने यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया है कि वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। तो टॉर्क इनटू डी थीटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे थीटा में टॉर्क में, तो टॉर्क इनटू डी थीटा इक्वल टू पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। हमको जो सॉल्यूशन करना है वो निगेटिव चार्ज से लेके और पॉजिटिव चार्ज तक। तो शुरुआत का जो एंगल होगा वो थीटा 1 होगा और एंड का जो एंगल होगा वो थीटा 2 होगा। शुरुआत के एंगल को हम लोग कहेंगे 0 और अंत के एंगल को हम लोग कहेंगे 90 डिग्री। तो थीटा 1 टू थीटा 2 हो जाए तो पीई साइन थीटा और डी थीटा हो गया। अब वर्क डन इक्वल टू पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा 1 टू थीटा 2, ये हमने लिख दिया। अब वर्क डन इक्वल टू ये माइनस को बाहर कर लिए, पीई लिख दिए और इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनल माने जो बड़ा एंगल होता है उसको पहले रखते हो, हाँ, और छोटा एंगल को बाद में रखते हो। बड़ा एंगल को पहले, छोटा एंगल को बाद में, यानी ये अपर होता है और ये लोअर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। cos में अपर एंगल किसको माना जाता है? जो इंक्रीजिंग होता है। तो अपर एंगल cos का कितना होगा? 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वो बड़ा हो गया। और छोटा कौन हो गया? 90 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे साइन होता तो पहले हम साइन 90 करते फिर बाद में 0, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। चलिए, तो हमने वही काम किया, 0 रख दिया और यहाँ 90 रख दिया। cos 0 का वैल्यू हमको पता है, cos 90 का वैल्यू भी हमको पता है, यानी माइनस पीई cos 0 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 0। अब 1 में माइनस पी से गुना करेंगे तो माइनस पीई ही हो जाएगा, यानी वर्क डन इक्वल टू माइनस पीई, ठीक है। अब इसी को हम लोग अगर बोथ साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं या मॉड ले लेते हैं इसी क्वेश्चन में, तो आप बना सकते हैं दूसरा फार्मूला भी। अगर हम बोथ साइड टेकिंग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, W का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस पी का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू पी हो जाएगा। कब? जब मॉड लेंगे तब, है। चलिए, अब ये चीज ये देख लीजिए। दूसरा हमको स्टैंडर्ड रूप अगर हमको देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर मूला ऑफ वर्क डन, तो क्या करें? तो हम लोग यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। यही ना होगा? अरे भाई यही ना होगा? माइनस माइनस प्लस तो थीटा 1 बाहर हो, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे नाउ पुट थीटा 1 इज इक्वल टू कितना? थीटा 1 इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। एंड थीटा 2 इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 90 से 0 जाना होता है, तो 90 से कहाँ गए? 0 गए। 90 से 0, जो मैंने उससे बोला था कि 90 लोगे फिर 0 ले लोगे। अब 90 से 0 कब? जब पलट दोगे तब। तो 90 से 0 ले लिया। अब यहाँ पे 90 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो, वैल्यू आपका आ जाएगा। यानी कि अगर W इजिकल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 का अप्लाई करेंगे तो हमको क्या लेना होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन लेना होगा, मतलब 90 टू 0, और तब जाके आपका स्टैंडर्ड रूप आपको मिल जाएगा। यानी डायरेक्ट कभी कभी आपसे पूछ देता है, ये फार्मूला देगा ही नहीं, पूछेगा कि वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, तो पूछेगा कि वर्क डन इजिकल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। हम लोग तो पढ़ के रट के जाते हैं ये वाली फार्मूला को, और पूछ देता है ये वाला फार्मूला, और उस समय हम कंफ्यूज जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। और इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित सारी चीज को आप लोगों ने देखा। अब हमको जो पढ़ाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुका, अब हमको पढ़ाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत इजी है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कंप्लीट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, समझे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आपका जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है। यानी यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं
कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, है ना, आर हो गया, और ये दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला हमको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर इनटू R, और ये R से R कट गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, और ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला निकल जाता है। माने हमको अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुरंत खत्म हो जाएगा। अब इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बनाया गया कैपेसिटर, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यही भी से बन गया है। कैसे बन गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, पढ़ाया मैं आपको, जितना आप चार्ज को बढ़ाओगे उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, तो चार्ज कर सकते हो, इसी को इन्वर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इंटरचेंज कर दोगे तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट इनटू V, यानी Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इनटू V, समझे, Q इक्वल टू C इनटू V, और यहीं पे C क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, है ना। तो कैपेसिटर बन जाता है इस तरीके से। तो कैपेसिटर और कैपेसिटर हम एक बार पढ़ा भी चुके हैं, और हमको नहीं लगता है कि एक बार और बताएंगे तो आप लोग को अच्छे से और समझ में आ जाएगा, है ना। तो इतना चीज़ के बारे में आप लोग क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।